छोटे शेयरों की छलांग। अभिषेक सिंगला जी का पहला सवाल है, अंशुल जी हमारे साथ हैं। इनके पास श्रीजी शिपिंग के 500 शेयर हैं 407 रुपए के भाव के। शॉर्ट टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं और स्विंग ट्रेड के लिए ज़्यादा पूछ रहे हैं। जी सर 3 दिन से वहीं टाइट रेंज में खड़ा है। 24 दिन के कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए स्विंग लो 371 रुपए और टारगेट आपका 400। टारगेट लगाने की जगह 440 रुपए पे दोबारा सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम टारगेट लगा के 10 ही 15% लेके 20% के आसपास लेके निकल गए थे और वो 50% चल गया था। तो मैं टारगेट लगाने के बहुत फेवर में नहीं हूँ। 440 पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, लक्स इंडस्ट्रीज, आदित्य शंकर जी का सवाल है सर, इस पर आपकी राय। देखिए कंटिन्यूसली डाउन मूव वाला काउंटर है मंथली चार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे 17 महीने में 65% की डाउन मूव आ चुकी है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा बेचने का तो कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन बाउंस बैक भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं दिख रहा है। बहुत खींचा तो 1070 तक बाउंस बैक कर सकता है। बाइंग की तो कोई सलाह नहीं है, जिनके पास है एक बार आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अंशु तोमर जी हमारे प्राइम मेंबर हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग 2150 रुपये पर लिए हुए हैं इन्होंने, और फिर एमआरपीएल भी पर भी बात करूंगा मैं, होल्ड या एग्जिट। लेकिन सनसेरा इंजीनियरिंग, इस पर आपकी राय अंशुल भाई। देखिए मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कर रहा है 180 रुपए के ऊपर। वीकली पे लास्ट वीक शूटिंग स्टार कैंडल थी। जब तक 178 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एक बार 219 रुपए तक जा सकता है। अगर मतलब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मैं आउटराइट आपको बाई सजेस्ट कर दूं, ऐसा भी नहीं। अच्छा सॉरी, मैंने एमआरपीएल खोल लिया। सनसेरा, सनसेरा, ये तो अंशुल भाई सॉरी बढ़िया सॉरी, मतलब। मैंने एमआरपीएल खोल लिया था सर, माय बैड। हाँ। सनसेरा इंजीनियरिंग क्लियर विनर है। लास्ट वीक में बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल के साथ क्लोज किया है और ब्रेकआउट फाइनली सस्टेन भी कर रहा है। 71 हफ्ते का कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है 1850 पे। टारगेट जिसका 2400 रुपये बन रहा है, ऑलमोस्ट 2150 हो चुका है। 2400 रुपये तक खिंच जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए लेट हो चुके हैं, है तो 2400 रुपये के लिए होल्ड करना चाहिए। जी, एक इन्होंने एमआरपीएल लिए हुए हैं 286 के, 289 का उसका लाइफ हाई है अंशुल भाई। ये देखो चला है शेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, 130-40 रुपये से अच्छा चला है, लेकिन इनकी बाइंग तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये तो बड़ा मतलब टिपिकल हो गया। 100 रुपये ऊपर की बाइंग है इनकी ऑलमोस्ट, यहाँ से भी क्या करें सर। सर चलेगा। देखिए एग्जैक्टली मैं भी एमआरपीएल पे वही बता रहा था कि 180 के ऊपर ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली पे लास्ट वीक शूटिंग स्टार था, अभी उसके अंदर आ रहा है। जब तक 178 के ऊपर, अब चूंकि थोड़ा सा महंगा ले चुके हैं तो छोटा, इतना छोटा स्टॉप लॉस ट्रेडर के लिए होगा। आपके लिए स्टॉप लॉस करीब 155 रुपए का बनेगा। अगर 155 नहीं तोड़ता है, वैसे तो 178 नहीं टूटना चाहिए, बट 155 आप एज एन इन्वेस्टर पकड़ लीजिए। जब तक नहीं टूट रहा है 219 रुपए तक का टारगेट तो आराम से मिल जाएगा। 219 पे दोबारा सवाल पूछिएगा, वहां पे जाके रिव्यू करेंगे। अगर स्ट्रक्चर चेंज होना है तो 220, 219, 220 के ऊपर क्लोजिंग देगा। नहीं होना है तो वहीं से रिजेक्ट होगा। तो अभी के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि एमआरपीएल कंपनी भी ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे एवरेज कीजिए। नया जो पोजीशन ले रहे हैं उस पे 178 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। पुरानी जो पोजीशन है उस पे 155 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए और दोनों को होल्ड कीजिए 219 रुपए तक। 219 रुपए पे दोबारा सवाल पूछिएगा। एमआरपीएल लास्ट टाइम भी हमने बाई दिया था नीचे लगभग 138 रुपए के आसपास से 180 रुपए। अब 180 के बाद कंसोलिडेशन अच्छी है। 178 पे किसी भी तरह का बाइंग पैटर्न बनता है तो हम जरूर बाइंग में ही इंटरेस्टेड रहेंगे 220 रुपए तक के लिए। ठीक है, गांधी अमिता मैम हैं, गुड मॉर्निंग मैम। इटर्नल की 265 की पुट 1 रुपये 90 पैसे पर बाई की हुई है, इस पर कोई व्यू दे दीजिए मैम। ये एफ एंडो शो थोड़ा हमारा बाद में आता है, लेकिन मैं इटर्नल पर वैसे सवाल ले लेता हूँ अंशुल भाई। क्या स्ट्रक्चर लग रहा है, 265 की इन्होंने वैसे पुट ली हुई है। देखिए कॉल पुट पे तो मैं बहुत नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन इटर्नल मेरे को 274 और 256 आते हुए दिख रहा है। आज के बाउंस बैक में भी जहां भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आज या कल, आई वुड बी ए सेलर। 305 का स्विंग हाई स्वीप हुआ है, जिसका पहला टारगेट 274 और दूसरा टारगेट 256 है। तो मैं बेरिश ही हूँ। मैं रैलीज पे माल बेचने की ही कोशिश करूंगा। ठीक है, नीरज यादव जी गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है सर, इडलवाइज 121 रुपये के लिए हुए हैं। इस पर कोई शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा आपका। देखिए आज जिस हिसाब से इन स्टॉक्स पे बम फूटा है, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रैक्शन जरूर दिखा है, लेकिन
सभी संभल गए, बीएससी भी संभल गया, एंजल वन भी संभल गया, लगभग सभी संभल गए। एडलवाइस में इतना कोई फर्क पड़ा ही नहीं जितना बाकी स्टॉक्स में पड़ा था, क्योंकि एडलवाइस में इवेंचुअली 30 वीक्स का कपना मतलब कभी कंप्लीट हुआ है, या ये कह सकते हैं वीसीपी पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट पॉइंट के आस ही पास घूम रहा है। शॉर्ट टर्म में 141.40 का टारगेट आपको पकड़ के चलना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से सेंटिमेंट खराब हुआ है, जो चीज 4 हफ्ते में होनी चाहिए थी अब वो शायद 12 हफ्ते में होगी। तो अगर आपके पास एडलवाइस है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, नहीं है तो फिर अभी एक दो दिन इस पूरे फियास्को को निकल जाने दीजिए, 124 रुपए के ऊपर बाई कर लीजिएगा। बाकी है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना नेगेटिव रिएक्शन बाकी ने दिखाया था इसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, तो ये अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और बाकी सब रिकवर करेंगे तब तक ये अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। आज जो खबर है जिस वजह से सभी शेयर टूटे हैं, उसका कारण है कि आरबीआई ने जो लैंडिंग नॉर्म्स हैं, जो बैंक्स इन कंपनियों को, ब्रोकिंग कंपनियों को उधारी देते हैं, उसके नियम थोड़े से कड़े कर दिए हैं। पहले क्या होता था कि वो स्टॉक्स को प्लेज करके, ब्रोकर्स जो होते थे स्टॉक्स को प्लेज करके बैंक से एक कर्ज उठा लेते थे और उसको एमटीएफ में भी कन्वर्ट करते थे और उसको अपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में भी कन्वर्ट कर लेते थे। अब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए जो लैंडिंग बैन है वो थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है और यहाँ पर हायर कोलेट्रल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक गारंटी एंड ए बैन ऑन लैंडिंग फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बाय ब्रोकर्स। तो ये थोड़ा सा एक आज नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आज सारे ही ब्रोकिंग और ये जो एक्सचेंज से जुड़े हुए शेयर हैं इन पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जेफरीज का मानना है कि बीएससी नए रेगुलेशंस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा और इनकी करीब करीब 10% अर्निंग पर इम्पैक्ट आ सकता है। अंशुल भाई, 10% अर्निंग पर इम्पैक्ट आ सकता है। काउंटर आज ऑलरेडी एक अच्छा खासा मार झेल भी चुका है। सर कैसे लग रहा है, कहीं 10% नीचे इनका कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको? सर देखिए, बीएससी अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे गैप डाउन खुला और हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। एक बाउंस बैक आपको 20 डे मूविंग एवरेज 2900 तक मिल सकती है, लेकिन इसके बाद ये शायद साइडवेज चला जाएगा। और एक दिक्कत ये हो गई है कि बीएससी में लास्ट वीक में जो कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 35 हफ्ते का, उसका गैप के साथ फेलियर आया है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज करता है, जो कि 2770 पे है, तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन में 2368 तक आ सकता है। और पिछला भी 2375 का मेजर सपोर्ट था। तो बीएससी में शायद आपको अपसाइड अब यहाँ से ना मिले, कंसोलिडेशन एंड डाउनवर्ड ज्यादा ट्रेजेक्टरी दिखे। बट दूसरी चीज, ये जो हुआ है इसको आप दो तरीके से भी देख सकते हैं कि एमटीएफ बुक, पहले ये होता था कि 1 लाख रुपए आपके पास पड़ा है, 10 निफ्टी ले लिए, ब्रोकर ने आपको फंड कर दिया, तो आप भी एक छोटे से मूव में आपका कैपिटल खत्म हो जाता था। जो हिंडाल्को में 2006 या 7 के ट्रेड में हमारा हुआ था कि 4-5 लाख रुपए क्लाइंट के पास था, 20 लॉट हम लेके बैठे थे, तो जरा सा नीचे आया, मुश्किल से 8-10 रुपए को टूटा होगा, पूरी कैपिटल साफ हो गई थी। तो पहले तो वहां एफएनडो में एक्सेसिव पोजीशन की वजह से पैनिक सेलिंग्स आती थी। अब उसका रूप बदल गया था, अब उसका रूप एमटीएफ में आ गया था कि एमटीएफ में बहुत एक्सेसिव पोजीशन है। और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही थी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में, जहां पे एमटीएफ बहुत ज्यादा हो जा रहा था। और जैसे ही सेलिंग आती थी एकदम से फ्लश सेलिंग में मिड कैप स्मॉल कैप एकदम 20-20, 30-30, 40-40% टूट जा रहे थे। तो जैसे जैसे ये नियम कड़क होंगे, आपको ये पैनिक सेलिंग जो मिड कैप स्मॉल कैप में आ रही थी, पहले लार्ज कैप और एफएनडो काउंटर्स में आती थी, अब मिड कैप स्मॉल कैप में आती है, वो चीज थोड़ी सी और कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो और ये मिड कैप स्मॉल कैप जो ऑलरेडी वनरेबल होते हैं मार्केट मूव्स को लेके, उनमें और थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी। तो मैं इसको पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। जब नियम खत्म हुआ था कि आप ये लिवरेज नहीं दे सकते हैं, आपको 100% मार्जिन कलेक्ट करनी है फ्यूचर्स पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर ट्रेड कराना है, तब भी ये हुआ था कि इनकम ही खत्म हो जाएगी, लिवरेज पे तो पूरा काम होता है। कोई इनकम नहीं खत्म हुई, कोई लिवरेज पे वो फर्क नहीं पड़ा, चीजें एज इट इज बल्कि ग्रो ही हुई हैं। और अच्छा है कि लोग कैपिटल ला के उसको काम कर रहे हैं। तो यही चीज एमटीएफ पे भी होगा, तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में जो कचरा भर गया था उसको सुधार की तरफ गए हैं, एक सफाई हो रही है दिवाली की, जो होली के आसपास हो रही है, तो होली की सफाई मान लीजिए। होली के बाद मार्केट में वापस से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज, एमटीएफ पे अगर आप अपनी कैपिटल लगा के पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, व्हाट मेक्स यू बिलीव कि आप एमटीएफ में ब्याज पे पैसा लेके कमा लेंगे? दूसरा, ब्याज बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। बड़े ब्रोकर को 9-10% पे मिल जा रहा था, मतलब सस्ते में मिल जा रहा था, वो 9-10% पे दे दे रहे थे। हम जैसे छोटे ब्रोकर को
मिलता ही महंगा था तो हम 18, 20, 22% तक दे पा रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो कुछ हद तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी आ जाएगा। बट उसके बाद भी मैं कहूंगा, अगर आप अपने पैसे पे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो व्हाट मेक्स यू बिलीव कि आप एमटीएफ का उधार के पैसे पे आप पैसा बना लेंगे? अपनी कैपिटल पे पहले रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, जी, यही सब चीजें सीख लीजिए, तब एमटीएफ पे आइएगा। बिल्कुल ठीक है। अंशुल भाई, जीएसपीएल पर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर आपका व्यू, यादव साहब ने 321 रुपये का लिया हुआ है, इस पर क्या शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म वाला एक काउंटर नहीं है, मरा मरा सा चलेगा, लेकिन चलेगा ऊपर ही की तरफ। अगर आप इसको साल, 2 साल, 2.5 साल समय दे सकते हैं तो 400 रुपये मिल जाएगा। बट मरा मरा सा चलेगा। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह की वोलेटिलिटी, या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को चाहिए होता है मोमेंटम, वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है वीडॉल इंडस्ट्रीज़ पर, VEEDOL। इन्होंने 1568 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल। सौरभ जी हैं। बहुत समय बाद ये काउंटर, मतलब इस पे सवाल आया है। इसमें सर 2651 पे टॉप बना था, 2200 पे बाइंग क्लाइमैक्स बना था, 2200 से गिरते गिरते ये 1260 आया था, 1260 से पुल बैक लेके 1990 आया है। धीरे धीरे करके ये वापस से 1260 आ जाएगा। और बाइंग क्लाइमैक्स के जो टारगेट है, जो पहला टारगेट था वो तो अचीव हो गया था 1258 का। अब सेकेंड टारगेट जो बाइंग क्लाइमैक्स का है, वो करीब करीब आता है 1017 का। तो नेक्स्ट लेग में अगर अब 1258 तक तो चला जाएगा, वो टूटता है तो फिर 1017 जो बाइंग क्लाइमेक्स का अगला टारगेट है वो भी आ जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, ये पूछ रही हैं सर, JWL 313 का लिया है, इस पर क्या करना है? देखिए, जेडब्ल्यूएल पे मेरी सलाह पहले भी वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगी। बजट के पहले आपको बेच लेना चाहिए था। अगर बजट के पहले आपने बेच लिया होता तो फिर भी आपको 322 रुपये में मिल गया होता बेचने के लिए। अभी 288 चल रहा है। 272 पहला टारगेट है, जो 2 बार 3 बार अचीव भी हो चुका है बाइंग क्लाइमेक्स का। और वो निकलने के बाद सीधा सीधा 126 रुपये का टारगेट खुलता है। तो आई एम नॉट बुलिश ऑन रेलवे, डिफेंस, काउंटर। मैं बेरिश हूँ। मैं हर रैलीज पे माल बेचने की ही सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, तो हर रैली पे JWL जैसे शेयरों से आपको मैडम दूर जो जाना है। एक बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में डिफेंस में नहीं चली, ऑल टाइम हाई बने, लेकिन उसके बाद से फिर आप देख रहे हैं 30% नीचे हैं और धीरे धीरे करके नीचे। अच्छा, एक चीज मुझसे अच्छा आप बता पाएंगे, बट मैं क्लैरिफिकेशन लिया इधर उधर कहीं किसी से ना बात करके, सुनील सुब्रमण्यम जी से, जिनकी नॉलेज को मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कोई चैलेंज नहीं कर सकता बिल्कुल। है। बहुत बात हो रही थी बजट पे, 8 लाख करोड़ का बजट है, 8 लाख करोड़ का बजट है डिफेंस के लिए, 8 लाख करोड़ मिल रहा है, 8 लाख करोड़ मिल रहा है। तब मेरा यही सवाल था कि सर 8 लाख करोड़ मिल रहा है, इतनी पॉजिटिव न्यूज है, चार्ट पे मेरे को नेगेटिव दिख रहे हैं, यहाँ से भी 30-40% टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है। तो ये विरोधाभास क्यों है इन सब चीजों में? तो उनका ये कहना था कि बेटा, हमेशा डेवल लाइज इन द डिटेल। तुमने डिटेल पढ़ी कि बस हेडलाइन पे चले गए? बोला सर मैंने डिटेल नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ रहा हूँ। बोला जब डिटेल पढ़ेंगे तो केवल 2-2.25 लाख करोड़ कैपेक्स के लिए मिला है, जिसमें से ऑर्डर मिलेंगे, जिसमें से माल प्रिक्योर होगा। तो HAL, BDL, इन सबको 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट है। बाकी उसमें से आधे से ज्यादा बजट सैलरी, पेंशन, लॉजिस्टिक, इन सब में खर्च हो जाएगा। तो हमेशा डिटेल पढ़ना सीखो, हेडलाइन से बाहर की दुनिया है। अगर पैसा लगा रहे हो तो बी सीरियस एंड रीड डिटेल्स, डेवल लाइज इन द डिटेल। तो 2 लाख करोड़ का बजट है, 8 लाख करोड़ का नहीं है जो जिसके भरोसे आप डिफेंस बाई करने बैठे हो। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, उनसे बेहतर तो कोई मिड कैप, स्मॉल कैप और इस तरह की चीज़ों को कोई बता भी नहीं सकता। और हम भी उनकी नॉलेज को काफ़ी सल्यूट करते हैं। और जो उन्होंने बताया कि डिफेंस में या जैसे रेलवे में, तो खैर ये रेलवे की कंपनी है, लेकिन वैसे हम डिफेंस में बात करें तो डिफेंस में उनका जो सोच है, देखो 8 लाख करोड़ का भी अगर बजट है तो जो पुलिस वाले होते हैं उनकी सैलरी, पेंशन, वो सारा जो वो भी होता है, वो भी डिफेंस में जाता है, इंटरनल डिफेंस में जाता है, एक एक्सटर्नल डिफेंस में जाता है, जो कि आप देश में फौजियों की वो देखते हो। तो वो पूरा मिला के बजट जो आता है, उसमें से आप जो डिफेंस के इक्विपमेंट या हथियार जो प्रोक्योर कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, उस पर कितना खर्च है, वो आपको डेटा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल बजट जो आप देखते हो डिफेंस सेक्टर के लिए। एनीवेज,
एक सवाल हमें मिला है अभिषेक सिंगला जी का, तो सवाल हम ले चुके हैं। सिंगला साहब आपका सवाल ले चुके हैं, बार बार ना भेजें कृपया करके। एक हमारे दर्शक हैं हॉपी द नाइटमेयर के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि सर बीएससी को आज गिरे हुए मार्केट में बाय कर लें क्या? मैं नहीं करूंगा सर। देखिए बीएससी में बहुत समय से बताते आ रहा हूँ 6-7 स्टेज का ब्रेकआउट है। अब चूंकि खराब न्यूज के साथ फेल हुआ है, मे बी 50 डे मूविंग एवरेज जब तक प्रोटेक्टेड है, देखिए गोइंग बाय द क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस, जब तक 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्टेड है आपको सेल कॉल नहीं लेनी चाहिए, डिप्स पे बाई ही करना चाहिए। बट कमिंग टू स्टैन विंस्टीन, थर्ड के बाद बेस फेलियर के मतलब फेलियर के चांसेस और टॉप बनने के चांसेस हाई होते हैं, 6-7 पे जाते जाते तो एक्सट्रीम हाई होते हैं। तो दोनों चीज को अगर कंबाइन करें तो नो ट्रेड में आता है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज कर दे, क्योंकि वहीं पे गैप भी छूटा था, ये आपका गैप आया था ट्यूसडे 3 फरवरी को, आज वो गैप फिल हुआ है और 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हुआ है, तो ये बुलिश है। 6-7 स्टेज बेस पे ये बेरिश है, तो साइडवेज भी जा सकता है, करेक्ट भी कर सकता है, साइडवेज में एक रेंज भी बन सकती है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, मतलब अपसाइड की पॉसिबिलिटी 10% है, 40% 50% है कि साइडवेज चला जाएगा, 40-50% है कि नीचे आ जाएगा। तो अपसाइड जब 10% है और 90% नॉट एन अपसाइड की है, तो बाइंग की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, सेलिंग की सलाह अभी नहीं है जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आके 3-4 दिन क्लोजिंग ना कर ले। 2770 पे प्रिसाइसली वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है। नैन्सी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम। एंड वो बोल रही हैं होप आप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा। इतनी वैलेंटाइंस डे की चर्चा के बाद अंशुल भाई कैसा गया आपका वैलेंटाइंस डे? मेरे को तो सर पीछे लगी थी कुछ दिला दो कुछ दिला दो, मैंने गुस्सा दिला दिया। मतलब फ्री में काम कर लिया आपने? हाँ, मैं ट्रेन पकड़ा, जबलपुर चला आया है, तो भड़क गई है अच्छा। कि 15 को भी तो जा सकते थे, 14 को क्यों जाना है। देखिए सुई तो सही टिकी है उनकी। 14 को अपने होम टाउन जाना कुछ पुराने मतलब पुराने जख्म तो नहीं है? पानी पी लूं सर? पुराने जख्म हरे हो गए लग रहा है। अंशुल जी आज ये वीडियो तो दिखाना पड़ेगा घर पे। निफ्टी रिकवर हो रहा है सर, 30 पॉइंट नीचे से रिकवर हो गया है, ब्रेकआउट के पास आ रहा है। मैं मुझे निफ्टी से ज़्यादा रिकवरी आपकी चाहिए। एनीवेज चलो ठीक है, आपका उत्तर मिल गया हमें लग रहा है। जो समझ गए थे वो जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। आईएफसीआई का स्टॉप लॉस क्या था ये बता दीजिए अंशुल भाई। आईएफसीआई तो टारगेट कंप्लीट हो चुका था सर। आईएफसीआई में अभी कोई नया ट्रेड बना नहीं है। नया ट्रेड प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ ले सकते हैं, बाकी 63.55 के ऊपर जैसे निकलेगा हम वापस से ब्रेकआउट बाई करेंगे। फिलहाल अगर ले चुके हैं तो स्टॉप लॉस 55 का है, और ब्रेकआउट बनने के बाद स्टॉप लॉस रिवाइज होके 59 का आ जाएगा। ले चुके हैं तो 55, लेने वाले हैं 63.55 के ऊपर ब्रेकआउट, तो फिर 59। एवीडीएल नीचे तक कहाँ पुल बैक आ सकता है इसमें? ABDL अच्छा 10-20 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है और 2 दिन से इनसाइड बार बना रहा है। मेरे को पहले 564 जाते हुए दिख रहा है, अगर पुल बैक आना है तो वहीं से आएगी। 440 मेजर सपोर्ट था वीकली चार्ट पे, वही रीटेस्ट पॉइंट भी था, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किया है। तो 564 और 590 ये दो लेवल आपको मिल सकते हैं ऊपर में। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है ईशान गौरव जी का, ये पूछ रहे हैं सर मॉस्शिप में एंट्री प्राइस क्या रहना चाहिए? मॉस्शिप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। मॉस्शिप में लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, 279 पे फील्ड ब्रेकआउट है, 238 पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, 164 का टारगेट भी कंप्लीट हुआ है, 203 का पुल बैक भी कंप्लीट हो गया है, वापस डाउन मूव बन रही है, 164 155 144 तीन टारगेट फिर से खुले हुए हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर एजीआई इंफ्रा पर। अंकित जी का सवाल है सर इसमें 300 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 260 के, इस पर आपकी राय, होल्ड या एग्जिट? सर इसमें 11 फरवरी को एक वॉल्यूम अटेम्प्ट बना था जो फेल हुआ था, आज सेकेंड वॉल्यूम अटेम्प्ट बन रहा है, बट 10-20-50 डे मूविंग एवरेज के अंदर अटका है। हालांकि तीनों को टेस्ट करके नीचे आया है,
कंफर्टेबली 260 के ऊपर टिक जाए तो बाइंग बनना स्टार्ट हो जाएगी 287.90 के लिए। अगर है तो होल्ड करे रहिए। नीचे एक सपोर्ट जोन थी 231-224, आज एग्जैक्टली उसी को टच करके बाउंस बैक कर रहा है, तो आई एम बुलिश ऑन दिस काउंटर। जब तक ये 224 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आई वुड बिलीव कि ये रेंज में ही चलेगा, 287.90 ऊपर में और 224 नीचे में। निष्ठा जी हैं हमारी, रेगुलर व्यूअर हैं, प्राइम मेंबर भी हैं। ये पूछ रही हैं सर फ्रेश एंट्री लेवल क्या होंगे टीडी पावर सिस्टम में? टीडी पावर से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सर, सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाय दिया था, प्रॉफिट बुक भी करा दी थी। अभी फिलहाल टाइट रेंज के अंदर चल रहा है। ऊपर में 671 के ऊपर, सॉरी 871 के ऊपर जैसे ही टिकना स्टार्ट करेगा, 877 के ऊपर जैसे ही टिकना स्टार्ट करेगा, 1000 रुपए के टारगेट खुल जाएंगे। तो ठीक लग रहा है काउंटर। नीचे में स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए तो बन रहा है 772 का, बट नए ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस अपवर्ड रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। BCCL 37 रुपये का लिया हुआ है गुलाम अली साहब ने, इसमें क्या करें सर? भारत कोकिंग सर कोल। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। भारत बीसीसीएल कोकिंग कोल, जी। BCCL। सर अगेन मैं सही देख रहा हूँ, बीसीसीएल ये लोअर सर्किट कंटिन्यू मार रहा है। नहीं, लोअर सर्किट तो नहीं था। आई थिंक ये आज भी 2.5% नीचे है। ये गलत कर दिया क्या? परसों मैंने इसको देखा था 37 पर था अच्छा, अराउंड। बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल, ये बीसीसीएल भारती कलर केमिकल कुछ है, भाटिया के अच्छा, भारत वो BCC फाइनेंस खुल गया होगा आपसे। भारत कोकिंग, भारत कोल नाम से है, मैं बीसीसीएल खोल रहा था। हाँ, ऑल टाइम लो पे चल रहा है सर। अगेन वही आईपीओ बेस नहीं बना। देखिए पहले दिन का लो था 40 रुपए 12 पैसे, जैसे ही ये टूटा तो जो आईपीओ प्रेशर आता है वही आ रहा है, ऑल टाइम लो पे खड़ा है। जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। नीचे आई डोंट नो कहाँ तक आएगा, बट जब तक आईपीओ बेस नहीं बन रहा है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आईपीओ बेस बनने का वेट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, एफएल इंडिया में 1359 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। सर इस पर आपकी राय, लॉन्ग टर्म व्यू? एफएल AFFLE। हाँ, AFFLE। और सर वीक काउंटर है, लास्ट वीक ब्रेकडाउन कैंडल बनी थी, 1485 तक नीचे जा सकता है। फिलहाल ऊपर एक गैप है 1608 पे, वहीं 10-20 डे मूविंग एवरेज है। 1608 तक पुल बैक लेने के बाद उसके बाद ये वापस से नीचे 1478 तक आ सकता है। रितुल जी का सवाल है JSW इंफ्रा पर। सर आपकी क्या एडवाइस है? एक्यूमुलेट करके चलना है सर। आज ही अविनाश जी से भी इस पे बात हो रही थी, 12 से 15 महीने में नंबर्स इनके रिजल्ट में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो एक्सपेंशन इनने किया है उसके नंबर, जो पुराना बिजनेस है उसका तो एज इट इज 1.7 का ईपीएस एज इट इज चलता आ रहा है। नए बिजनेस जो एक्सपेंशन है उसका आना स्टार्ट होगा 12 से 15 महीने में, तो स्टॉक को आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। साक्षी जी पूछेंगे सर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 980 पर लिया हुआ है, इस बार 1350 जा रहा है या अभी वक्त लगेगा? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। अदानी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 980 पर ही लिया है इन्होंने। सर 2 दिन का पुल बैक था, कंप्लीट हुआ है, लेकिन 2 दिन का पुल बैक थोड़ा सा हार्ड था। हालांकि 20-50 मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हो रहा है, जाने को जा सकता है। नहीं भी गया, थोड़ा सा डीपर पुल बैक लिया 932 तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले राउंड में, इसी राउंड में या अगले राउंड में 1090 आराम से जाएगा, और 1090 के बाद बुलिश ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। ये पुल बैक वीकली, प्रीवियस वीक लो है इसका 979, जिसको स्वीप कर रहा है। अगर ये स्वीप सक्सेसफुल होता है तो लास्ट वीक का हाई 1040 और टारगेट 1090 दोनों आने चाहिए। अगर मान लीजिए स्वीप से 2 दिन में बाइंग नहीं बनती है तो फिर 932 तक ये मेजर सपोर्ट टेस्ट करने जाएगा, उसके बाद तेजी बनेगी। बट यहां से बने, 932 से बने, जहां से भी बने, बनेगी तेजी ही 1090 और उसके ऊपर 1231। ये 2 टारगेट आपको आराम से मिलेंगे। एक हमारे दर्शक हैं एक्समैन्स, उन्होंने सुपर चैट भेजा है, 1250 रुपये के इन्होंने आइनॉक्स इंडिया लिए हुए हैं।
आज 1172 रुपये चल रहा है। पूछ रहे हैं कि सर होल्ड करें या एग्जिट? सर आइनॉक्स इंडिया में अभी भी वीसीपी पैटर्न की फॉर्मेशन है, 1255 के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आएगा, तब तक 1065 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। 1255 निकलने के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी बनना स्टार्ट होगी। एक हमारे दर्शक हैं रितेश सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सर सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा लॉन्गर टर्म के लिए? अंशुल भाई, अदानी एंटरप्राइजेज, भारती एयरटेल और अनंतराज, ये तो तीन तो मेन लिस्टेड प्लेयर हैं, जिसमें अनंतराज बहुत सुपरलेटिव माना जाता है क्योंकि उनके रेवेन्यू का बड़ा पार्ट आता है। सर कैसे देख रहे हो आप? सर अनंतराज तो मेरे को नहीं पसंद है चार्ट पे। अगेन बजट के पास जो तेजी आई थी वो फिजल आउट होती हुई दिख रही है, तो 418 रुपये आते हुए दिख रहा है अनंतराज। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अदानी एंटरप्राइज जरूर मेरा इंटरेस्ट है, यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं आप। ऊपर में पहला टारगेट आपको धीरे धीरे करके 2600 मिलेगा, और ओवरऑल मैं 2600 रुपये के ऊपर अदानी एंटरप्राइज ब्लाइंड बाई के मूड में रहूंगा 3200 और 3400 के लिए। फिलहाल धीरे धीरे करके 2600 जाएगा और 2600 के ऊपर बढ़िया तेजी वाला मोमेंटम बनेगा। तो अगर मोमेंटम प्ले करना है तो 2600 के ऊपर, अगर लेके जैसे अदानी में बाकी स्टॉक्स में हम कर रहे हैं कि लेके सेक रहे हैं, तो उस टाइप से अगर आपको धीरे धीरे करना है तो 2600 तक के लिए आराम से जाएगा, और 2600 के बाद एकदम फट के मोमेंटम बनने लगेगा क्योंकि 119 हफ्ते हो गए हैं, 4 बार बॉटम प्रोटेक्ट हो चुका है 2000 के आसपास। तो अदानी एंटरप्राइज एक लौता काउंटर जहां पे मैं बाई करके चलना पसंद करूंगा इस थीम में। तो अदानी एंटरप्राइज यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, अंशुल जी की राय। अगला सवाल, पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि सर आपको भी नमिश साहब। और कुछ लोगों ने आई थिंक कल मनाई थी, अंशुल जी, कुछ लोगों ने कल मनाई थी। कल थी सर। कल ही थी ना? आजकल ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है कि हर कुछ जो चीज़ें होती हैं वो दो दो दिन हो जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फैल जाता है। इस बार मैं सुन रहा हूँ होली का भी कुछ ऐसा हो रहा है कि चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो शायद बीच में एक दिन मतलब होली का दहन अलग होगा और धूल जिसको बोलते हैं धुलैंडी वाला दिन वो अलग रहेगा। एनीवेज शायद आज ये मना रहे होंगे नमीश साहब। लेमन ट्री सर 134 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, इसको होल्ड करें एवरेज? लेमन ट्री अभी तो नहीं सर। लेमन ट्री में बाइंग का स्ट्रक्चर फिलहाल बना ही नहीं है, जब से इसका ब्रेकआउट फेल हुआ है 159 का, बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं बना है। लास्ट वीक भी बेरिश कैंडल बनी है 132 के पुल बैक, 132.60 के ऊपर क्लोज करता है तो बाइंग बनती है, उसी को रिजेक्ट करके नीचे आया है। तो अगला सपोर्ट जोन जो है वापस से 121 पे है, और 121 के नीचे 117 पे है। इस जोन में कहीं बुलिश एविडेंस मिला तो वापस से लॉन्ग ट्राई करेंगे। ठीक है। कलमिका जी का सवाल है, ये पूछ रही है सर हैथवे केबल इन्होंने 11 रुपये 62 पैसे के लिए हुए और SCPC 11 रुपये 90 पैसे के लिए हुए हैं, दोनों पर आपकी एडवाइस मांग रही हैं। एसीपीसी में गैप फिल होने आया है 9 रुपये 13 पैसे के आसपास। 9 रुपये यहाँ से बुलिश एविडेंस मिलते ही से आपको बाई करना चाहिए। 50 वीक मूविंग एवरेज 12 रुपए के आसपास है, वहां तक जा सकता है। हैथवे अंबानी जी की अनाथ संतान, अंबानी जी का कोई ध्यान नहीं है। जैसे ध्यान देना चालू करेंगे बाउंस बैक आना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते से बाउंस बैक कर भी रहा है, लेकिन बहुत वीक बाउंस था और 10 वीक मूविंग एवरेज से रिजेक्शन आया है। अच्छी चीज ये है कि रिजेक्शन में वॉल्यूम नहीं है और करंट वीक में फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, जबकि बाजार वीक खुला था। तो प्रोबेबली 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर 11.72 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉक में 50 वीक मूविंग एवरेज 13.84 तक तेजी आ सकती है। तो अगर इस तरीके के ये डेड कैट बाउंसेस प्ले कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना चाहिए, क्योंकि इनमें रिवर्सल भी उतनी ही तेजी से आने लगता है। ठीक है। जमुना ऑटो सर वरुण दोषी जी पूछ रहे हैं, सर इसमें इनका व्यू चाहिए, आपका व्यू चाहिए जमुना ऑटो और डेटा पैटर्न्स पर। जमुना ऑटो 120 के पास बाई दिया था सर, आज 148 के आसपास है। लगभग सब 140-42 के टारगेट कंप्लीट हैं। फिलहाल के लिए स्टॉक से हम बाहर हो चुके हैं, जब नया बाई बनेगा तब देखेंगे। तो टारगेट लगभग सारे डन हो चुके हैं। डेटा पैटर्न्स में अच्छा ब्रेकआउट आया था, डेली चार्ट पे छोटा कपनैंडल पैटर्न था 21 दिन का। ब्रेकआउट के बाद से 4 दिन से कंसोलिडेट करके आज वापस फॉलो थ्रू मूव आ रही है 10 डे मूविंग एवरेज से। तो प्रोबेबली अगर ये यहाँ से स्टॉप लॉस नहीं काटता है 2725 का,
तो 3215 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर सर ले सकते हैं क्या, साहिल जी पूछ रहे हैं। आज अचानक से कहीं से इनमें मूव आई है, क्यों आई है ये नहीं पता, बट मूव आई है इनकाउंटर्स में। और बड़ी इसकी शायद अर्निंग्स थी, हाँ दो अर्निंग्स थी। 2 क्वार्टर से लॉस देने के बाद दिसंबर क्वार्टर में ₹2.80 का ईपीएस ग्रोथ पोस्ट किया है। मार्जिन 2 क्वार्टर में 0% दिखा रहा था, अभी 3% दिखा रहा है। तो कुछ रिजल्ट सुधरे हैं जिसकी वजह से चला है नेशनल फर्टिलाइजर। ₹88 का ब्रेकडाउन था, 88 जब तक रिक्लेम नहीं होता है तब तक तो वेट एंड वॉच की अप्रोच रहेगी। दूसरा, मंथली चार्ट पे एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक मतलब अब यहाँ से मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत डाउनसाइड मिलेगी। जैसे जैसे मानसून का डेटा ठीक ठाक आना स्टार्ट होगा, इन स्टॉक्स में अपसाइड बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो 88 के ऊपर जब सस्टेन करने लगे तब फ्रेश बाइंग सोचना चाहिए। तब तक धीरे धीरे वो पीरियड भी आने लगेगा जहां इस सेक्टर में अच्छी या खराब कोई एक न्यूज फ्लो होना स्टार्ट होने लगता है। बिल्कुल ठीक है। 46 करोड़ के मुकाबले 135 करोड़ का प्रॉफिट आया नेशनल फर्टिलाइज़र का, तो इस वजह से काउंटर पर देखिए एक्सेप्शनल मूव तो आज बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमें मिला हुआ है यहाँ पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर रणवीर जी का। सर इस पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में आप की राय। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में 1328 रीटेस्ट होना था, उसके बाद अच्छी बाउंस बैक कैंडल बिफोर लास्ट वीक बनी थी, लास्ट वीक टाइट रेंज थी, करंट वीक में पुल बैक है। ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 1420 पे है, लेना है तो यहीं पे ले लीजिए, या फिर 1420 1430 निकलने के बाद अगर ब्रेकआउट लेते हैं 17 1800 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से मिलेगा। कंटिन्यूस हर क्वार्टर में 17-18% का ईपीएस ग्रोथ है। बहुत कोई ईपीएस ग्रोथ में जंप नहीं है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है, ईपीएस ग्रोथ में जंप नहीं है, तो स्लो एंड स्टडी चलेगा 17-1800 रुपए की तरफ। तो सॉरी, ये आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक। तो 1435 निकलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी तेजी बनेगी, 1700 1750 रुपए आराम से निकल जाएगा। जी चोला फिन में अगेन वही सेम 13-14 रुपए के आसपास की ईपीएस ग्रोथ है, 33% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो कोई एज सच नंबर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ रहेगी। 55 हफ्ते का कपनैंडल ब्रेकआउट आया था 1630, उसके बाद से लगभग 15-17 हफ्ते से टाइट रेंज में है। ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, समवेयर अराउंड गैप फिल हो जाए 1660 तो बहुत अच्छी बाइंग बन जाएगी। 1660 के आसपास गैप फिल करने के बाद जब चलेगा तो ऊपर में आपको 2000 प्लस के टारगेट दे देगा, तो होल्ड करके चलना चाहिए अगर है तो, और नहीं है तो 1660 के आसपास जब गैप फिल होने लगे तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। दोनों में आईसीआईसीआई बैंक क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्लियर स्ट्रक्चर है, क्लियर ब्रेकआउट 1420 1435 की जोन में बनेगा। मेरे को आईसीआईसीआई बैंक बहुत पसंद है, 1420-35 की जोन निकलने के बाद मैं क्लियर कट इसमें बाई करना स्टार्ट कर दूंगा, अलॉन्ग विद एचडीएफसी बैंक जो अपने बॉक्स के लो के आसपास है। ठीक है। वेदांता 476 रुपये के लिए हुए हैं, आकांक्ष महाजन ने। इसमें क्या करें सर, किस एट व्हाट प्राइस पॉइंट शुड आई मेक ए फ्रेश परचेज। 476 के लिए हुए हैं जबकि। मैं सर अब मेटल काउंटर से एकदम दूर रहूंगा। मेरे को मेटल काउंटर में टाटा स्टील छोड़ के, टाटा स्टील, जीएमडीसी, एनएमडीसी, एनएमडीसी स्टील, इन चार में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इन चार को छोड़ के अभी मैं मेटल काउंटर से दूर रहूंगा। आईटी के बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट लाइकली मेटल काउंटर्स में रहेगी, तो निकलने का मौका है, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। ऑन द डिप्स जिनमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी, अभी तो इन चार में, बट ऑन द डिप्स जिनमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी उनको बाई करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो मेटल ईटीएफ बाई करके चलेंगे। मेटल इंडेक्स में 10,600 11,000 के बीच में डिप आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 17,000 का टारगेट है, 11,000 से 17,000 उन स्टॉक्स में हम बाइंग करेंगे जिनमें 11,000 आते आते रिलेटिव स्ट्रेंथ बचेगी। गैब्रियल और बानको प्रोडक्ट में एंट्री और टारगेट बता दीजिए। समीक्षा जैन जी का सवाल है सर। गैब्रियल और पैनको इंडिया में तो पुल बैक 701 का ब्रेकडाउन पॉइंट था, उसी को रिटेस्ट किया है। अगली तेजी 701 के ऊपर बनेगी, है तो होल्ड करना चाहिए 610 रुपए के स्टॉप लॉस से, नहीं है तो 701 का ब्रेकआउट जब मिले तब बाई करना चाहिए। गैब्रियल बाइंग क्लाइमेक्स 1164 में हुआ है, 902 का पहला
सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। जिस भी दिन 902 टूटेगा, बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 687 है, वो आ जाएगा। ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, ये पूछ रहे हैं सर नेटको फार्मा 873 रुपये का लिया हुआ है, इसे होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें? सर देखिए, नेटको फार्मा, अगेन आज इनको वो डायबिटीज का इंजेक्शन बनाने की दवा मिली है जो वेट लॉस के लिए भी काम आती है। आप, मैं या हर कोई है, हम चाहते हैं बैठे बैठे वेट लॉस हो जाए, तो उसमें मे बी उस प्रोस्पेक्टिव से दवाई ज़्यादा बिकेगी, डायबिटीज के प्रोस्पेक्टिव से शायद ये कम बिकेगी। तो एनी हाउ ऐसा प्रोडक्ट लोगों को चाहिए ही था जो बन ही गया है। तो और नेटको फार्मा में बहुत समय से रिकमेंड भी करते आ रहा हूँ। तो 948 का टारगेट है, वो आ जाएगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 1084 का भी टारगेट आ जाएगा। तो धीरे धीरे इस चीज की सेल्स देखते रहिए। सब कुछ ठीक रहा तो वॉकहार्ट फार्मा जैसे ये भी एक बड़ा अपमूव दे सकता है। गरुणा कंस्ट्रक्शन, आशुतोष जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर इस पे क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, गरुड़ा में नीचे से बाउंस बैक अच्छा आया है, 197 का ब्रेकआउट भी दिया है। टिक जाए, अगर इस हफ्ते में अभी पुल बैक वहीं पे ब्रेकआउट पॉइंट पे आ रहा है, टिक जाए तो फिर 220 तक का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। परवेज जी हैं, जेके टायर सर 591 के लिए हैं, 6 महीने के लिए पूछ रहे हैं, क्या करें सर, टारगेट स्टॉप लॉस? जेके टायर 599 का पहला टारगेट था जो कंप्लीट हो चुका है। अब 2-4 हफ्ते यहाँ पे साइडवेज रेंज में रह सकता है, वीकली मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए। उसके बाद 700 से 800 रुपए का टारगेट खुलेगा। तो फ्रेश बाई की अभी कोई सलाह नहीं है। 4 हफ्ते टाइट रेंज हो जाने दीजिए, स्टॉप लॉस छोटा हो जाने दीजिए, तब बाइंग की सलाह बनेगी।